हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? यूप के लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से आप लोगों के लिए मैं 100 क्वेश्चन ला दिया हूँ जीके जीएस का। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा और जो रोज़ फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि हम लोग रोज़ 100 क्वेश्चन का क्यूज़ करते हैं जो कि जीके जीएस का होता है, और बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके। यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिस भी विभाग का, उन सभी एग्ज़ामों में से क्या होता है कि क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाता है और आप लोग के लिए लाया जाता है। ठीक, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, इस सीरीज़ को आप सिर्फ फॉलो कर लो, रोज़ आप 100 क्वेश्चन करो, रोज़ मैं रोज़ करवाऊँगा। ठीक, तो आगामी अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो बिहार में उन सभी के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक, बाकी आप लोगों ने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको विजिट करिए, आप सारी वीडियो को देख लीजिए। ठीक, कुछ नहीं करना है, एक घंटा का वीडियो, 1 घंटा में आप लोगों का 100 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो आज भी हम लोगों का 100 क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग खुद से आंसर करना है और लास्ट में स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किया। ठीक, स्कोर आप लोगों को लिखना है कि आप लोग कितने सही किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू की गई दहसाला प्रणाली का संबंध किससे था? अकबर द्वारा शुरू की गई दहसाला प्रणाली बताना है कि इसका संबंध किससे था। ऑप्शन ए है मनसबदारी, धार्मिक चर्चा, भू राजस्व प्रशासन, सेना का गठन। तो बताना है दहसाला प्रणाली था जो ये किससे संबंधित था अकबर का। तो इसका जो सही आंसर आप सभी को मैं बता दूं तो भू राजस्व प्रशासन, ये भू राजस्व प्रशासन से संबंधित दहसाला प्रणाली था। आप सभी को पता होगा अकबर जो था इलाही धर्म का शुरुआत किया था। ठीक, इलाही धर्म का शुरुआत कब किया था? तो 1583 ईस्वी में किया था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अकबर एक चीज़ और, अकबर क्या किया था? तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना कौन किया था? तो अकबर ने ही किया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा कौन बनाया था? तो अकबर ने ही बनवाया था। ठीक, अकबर ने ही बनवाया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अकबर से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बताना है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य पर। ठीक, ध्वनि का वेग जो है ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब ध्वनि से कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्या? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ध्वनि की वेग पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्वनि की वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगर पूछेगा कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की चाल पूछेगा कि किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का चाल तापमान पर, आर्द्रता पर और माध्यम की गति पर भी निर्भर करता है। ठीक, आर्द्रता, तापमान, इन सारी चीज़ों पर ध्वनि का चाल निर्भर करता है। ठीक, ध्वनि का वेग पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य पर, ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आर्द्रता बढ़ता है, आर्द्रता मतलब आप लोग समझते होंगे, आर्द्रता मीन्स होता है नमी। ठीक, तो जब नमी बढ़ता है तो ध्वनि का चाल भी बढ़ता है। ठीक, नमी बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि ध्वनि की चाल जब दाब बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछेगा कि ध्वनि की चाल जब दाब बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि का चाल दाब बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अंततः, इसका अर्थ क्या है? किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अंततः, यानी कि किसी पदार्थ की धारिता जो है ये अंततः, इसका अर्थ क्या है? ऊष्मा छोड़ी जाती है, ऑप्शन बी है। ऊष्मा ली जाती है, ऑप्शन सी है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जो पदार्थ की ऊष्मा धारिता अंततः का अनंत का मतलब होता है क्या? तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या? ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पदार्थ की ऊष्मा धारिता का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर सवाल, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को आप लोग जानते होंगे। सिकंदर जब भारत कब आया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में। ठीक, 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो वही बताना है कि ये भारत में कितने दिन तक रहा था। ऑप्शन ए है 18 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सर बी सी इधर हो गया, तो 19 महीना या 10 महीना। तो कितने दिन ये रहा था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 महीना। ठीक, ये 19 महीना अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता था। ठीक, तो ये भारत में 9 महीने तक रहा था। ठीक, भारत में कब तक रहा था? तो 9 महीने। एक चीज़ इसे ध्यान रखिएगा, सिकंदर के सेनापति कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और ये भारत में आकर जो पंजाब के शासक, ठीक, पंजाब के शासक जो पोरस थे उनके साथ युद्ध लड़ा था। ठीक, पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनके साथ युद्ध लड़ा था, जिसे कि हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। और पूछेगा कि सिकंदर के सेनापति सिकंदर का सेना जब भारत आए थे तो वो किस नदी को पार करने से इनकार कर दिए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि सिकंदर के जो सेना थे वो किस नदी को पार करने से मना कर दिए थे? तो बताना है, ये हो जाएगा ब्यास नदी। ठीक, सिकंदर के सेना ब्यास नदी को क्या किए थे कि पार करने से मना कर दिए थे। अब पूछेगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? वो कब हुई थी? तो 323 में। ठीक, 323 ईसा पूर्व में। ठीक, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन, सप्तरथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ऑप्शन ए है महाबलीपुरम में, मदुरै में, कांची में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। ठीक, सप्तरथ मंदिर निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम में। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना है, सप्तरथ मंदिर को सप्त पैगोडा रथ मंदिर भी कहा जाता था। सप्त पैगोडा, एकाशेश्वर की मंदिर, तट मंदिर, इन सभी नामों से जाना जाता था। ठीक, इन सभी नामों से जाना जाता था। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बम्बई समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता, या फिर कराची समझौता। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आप सभी को पता होगा, दिल्ली समझौता। ठीक, इसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौता के तहत जो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे 1930 से, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में। और इसी समझौता के अंतर्गत क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है। ठीक, तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। यह कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो बताना है कि किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, और ऑप्शन डी है मैसूर। तो कौन देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे ये क्या किए थे कि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ठीक, अब बताना है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। पूछेगा कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर नहीं, 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, अब पूछेगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य ने के चुनने का प्रावधान था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य को, मतलब कि कुल कितने सदस्यों को चुनने का प्रावधान था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल 389। संविधान सभा के लिए टोटल 389 सदस्यों को चुनना था, जिसमें कि 93 देशी रियासत से। ठीक, 93 लोग थे जो देशी रियासत से, उसमें से हैदराबाद के जो हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि जो था ये संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश बताना है कौन था? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी को पता होगा, कागज की मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला देश चीन था। ठीक, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? मुगल पेंटिंग मतलब कि मुगल काल में पेंटिंग किसके शासनकाल में चरम सीमा पर थी? ऑप्शन ए है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेंटिंग मतलब कि जो ऐसे चित्र बनाया जाता है, वास्तुकला इसको कह सकते हैं। तो ये किसके चरण से ये किसके काल में था? तो ये जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल। अब पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन चित्रकार रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार जिसका कि नाम भी पूछ लेता है, जैसे कि आगा राजा हो गया, अबुल हसन हो गया, मोहम्मद नासिर पूछेगा, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मंसूर, सॉरी उस्ताद मंसूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर। उसके बाद पूछेगा कि बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। ठीक, ये सभी क्या थे? तो जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कौन किया था? आप सभी को पता होगा, तो गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। तो अब पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक, पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। अब पूछेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये निरंजना या फाल्गु नदी जिसे कहा जाता है, जो कि बोध गया में है। वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब पूछेगा कि बौद्ध भगवान का जो बचपन का नाम क्या था? तो राहुल। ठीक, बौद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? तो राहुल था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 28, 26, 25 या 21? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय। अब पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि जहां अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कि अपना उच्च न्यायालय, ध्यान रखना है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक, अब पूछेगा कि सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में है? तो सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ठीक, सबसे अधिक जजों की संख्या किस में है? तो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ठीक, अब देखिए हम लोग बिहार के एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, तो बिहार का उच्च न्यायालय सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार पूछता है कि बिहार के जो पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में, ध्यान रखना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अब पूछेगा कि जो 25 उच्च न्यायालय है, तो उसमें से 25वां उच्च न्यायालय कौन था? 25वां उच्च न्यायालय कौन था? तो ये हैदराबाद का उच्च न्यायालय है। ठीक, 25वां उच्च न्यायालय हैदराबाद का अमरावती उच्च न्यायालय है। ठीक, अमरावती उच्च न्यायालय जिसका गठन 2019 में हुआ था। ठीक, 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो हैदराबाद का है, जिसका गठन 2019 में हुआ था। अब पूछेगा कि भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस आप लोग क्वेश्चन करते चलिए, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। ठीक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको बता दे रहा हूँ। अब बोल रहा है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में कौन से जोड़े सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है, मतलब कि इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनसे संबंधित वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन इसमें गलत है तो ये बताना है। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, सीवी रमन को 1923 में मिला था, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, मदर टेरेसा को 1978 में मिला था? इनमें से कौन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ये मदर टेरेसा को 1978 में नहीं मिला था। ठीक, मदर टेरेसा को क्या मिला? 1978 में नहीं मिला था। ठीक,
मदर टेरेसा को जो मिला था ये 1979 में, ठीक 1900 क्या लिख रहे हैं 1979 में मिला था, ठीक ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में और मदर टेरेसा को 1979 में। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, तो किस वर्ष मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। तो जो अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं भारतीयों को, उन सभी को मैं बता देता हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, ठीक साहित्य के क्षेत्र में मिला था। पूछेगा डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में मिला था, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में मिला था। अब पूछेगा कि हरविंद खुराना को कब मिला था, तो हरविंद खुराना को 1968 में, इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, 1979 में शांति के क्षेत्र में। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को, उसके बाद डॉक्टर एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता है भारत, जो कि भारतीय है। इन सभी भारतीयों को नोबेल मिला हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र, बता रहे हैं भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तालचेर, तूतीकोरिन, बड़ोदरा, हजीरा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा, ठीक बड़ोदरा में भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था। कब, 1962 में। कब, 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनी थी। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बनी थी। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये इसमें चैंपियन कौन बनी थी, तो पश्चिम बंगाल बनी थी, ठीक पश्चिम बंगाल। कौन, तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पश्चिम बंगाल ने चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ऑप्शन ए है प्रमीला मलिक, दीपिका मिश्रा, गीता राणा या फिर अलका मित्तल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बताना है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलका मित्तल, ठीक। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल हो जाएगा। अब पूछेगा कि ONGC की स्थापना कब हुआ था, तो ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है, अटल सुरंग किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए है सोनमर्ग और द्रास को, या जम्मू और श्रीनगर को, या लेह मनाली को, या जम्मू को लेह से। तो अटल सुरंग किसको जोड़ता है, अटल सुरंग जो है वो किसको जोड़ता है, तो यह लेह और मनाली को, अटल सुरंग जो है यह लेह और मनाली को जोड़ता है। अब पूछेगा कि अटल सुरंग जो ये रोहतांग अटल सुरंग है, इसका नाम क्या था, तो ये पहले रोहतांग सुरंग था, ठीक। इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या रखा गया था, तो अटल सुरंग नाम रखा गया था, अटल सुरंग नाम रखा गया था। यह जो सुरंग है यह विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, ठीक। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग। पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग कौन है, तो अटल सुरंग, ठीक। इसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है, ठीक। इसकी लंबाई क्या है, तो 9.2 किलोमीटर है। और इसका उद्घाटन कब किए थे नरेंद्र मोदी, तो 3 अक्टूबर 2020 को किए थे, ठीक। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में के का अर्थ क्या है। रसायन विज्ञान में के का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बहुलक काइनेटिक अनुरूप, ऑप्शन बी है लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, या फिनाइल कीटोन एसीटेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विज्ञान में रसायन विज्ञान में के का अर्थ होता है लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक, ठीक। क्या होता है, अम्ल पृथक्करण स्थिरांक, अम्ल पृथक्करण स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। बताना है कि एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। ऑप्शन ए है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी है पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन सी है ध्रुव से भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। क्या होता है कि एक कोई भी पिंड का भार जब भूमध्य रेखा के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। कोई भी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर बढ़ता है। अब देखिए पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है कि वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है, पृथ्वी के नीचे भी जाने पर वस्तु का भार घटता है। ठीक, और पूछेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है। अब ध्रुव से विषुवत रेखा, ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव इधर होता है, तो ध्रुव से विषुवत रेखा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर पूछेगा कि क्या होता है, तो ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है कि भार कम होता है। ठीक, भार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, आप सभी को पता होगा। प्रोट्रियम जो कि ऐसे होता है H11, ड्यूट्रियम H12, उसके बाद क्या होता है कि टाइट्रियम H13। ठीक, टाइट्रियम होता है। तो वही बताना है, इसमें पूछ रहा है कि टाइट्रियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 1 और द्रव्यमान 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 1 3। ठीक, 1 और 3 हो जाएगा। सही आंसर इसका 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक, सर्वाधिक जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में। आप सभी को पता होगा ज्वालामुखी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक सक्रिय जो कि हमेशा उसमें उद्गार होता रहता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कि उद्गार होता नहीं है लेकिन होने की संभावना होता है, और एक होता है मृत ज्वालामुखी जिसमें कि उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी क्या है कि ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया है। पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो कोटोपैक्सी। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ठीक, तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। ऑप्शन है श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, अंडमान। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। ठीक, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, बोर्नियो। अब पूछता है एशिया से क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और पूरे विश्व का 60% आबादी एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक, पूरे विश्व का 60% आबादी एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए समस्त देशवासियों को, भारत के वयस्क नागरिकों को, राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकारों को। तो मौलिक अधिकार आप सभी को पता होगा, ये सभी देशवासियों के लिए है। मौलिक अधिकार जो है ये सभी देशवासियों के लिए, ये भाग 3 में है, 12 से 35 तक। कुल कितना भी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, तो 7, जिसको कि 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको विधि का अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1918 के द्वारा, और उसको 300 के ए में जोड़ दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पूछता है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो विदेशियों के लिए भी है। पूछता है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद जो है ये विदेशियों के लिए नहीं है। बाकी सभी मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप बताना है। बोध गया, सांची, सारनाथ, अजंता। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सांची। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है ये सांची है। सांची प्राचीन स्तूप सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार
जो कि परमवीर चक्र है। सबसे सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धान सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह और मेजर शैतान सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये प्रथम बार परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ को दिया गया था, सोमनाथ शर्मा को। पूछेगा कि दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार किसको दिया गया था, यानी कि परमवीर चक्र, तो ये दिया गया था जदुनाथ सिंह को। ठीक, जदुनाथ सिंह को दिया गया था दूसरा परमवीर चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर सिकंदराबाद में? तो बताना है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। अब पूछता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई थी। ठीक, 25 अक्टूबर 1605 को हुई थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर हुआ था इसका मृत्यु? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ है। अकबर से और कुछ सवाल जान लेते हैं। तो पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत कब किया था? दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत कब किया था? तो 1582 में। ठीक, 1582 में दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल है, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक, रामागुंडम बांध जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। और पूछता है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी गोदावरी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। ठीक, पूछता है पोचमपात परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में। पोचमपात गोदावरी नदी पर कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो जायकवाड़ी है ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक, और ये रामगुंडम बांध जो है ये तेलंगाना राज्य में है। रामगुंडम जो है ये तेलंगाना में है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो पूछेगा कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला रंग। अब पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण पूछता है। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है भोगवा, ऑप्शन डी है भीमा। तो बताना है लोथल जो है ये किस नदी पर है? तो यह जो लोथल है ये भोगवा नदी पर है। ठीक, भोगवा नदी पर। तो लोथल अभी वर्तमान स्थिति इसका गुजरात हो जाएगा। लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी। और जिला पूछेगा किस जिला में है? तो अहमदाबाद में है। ठीक, अहमदाबाद जिला में लोथल है, भोगवा नदी पर। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी पर है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी थी? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन डी है विजय केशव गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। ठीक, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एस जयशंकर ने लिखा था, एस जयशंकर। तो अभी एस जयशंकर द्वारा रचित पुस्तक आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि बार बार पूछता है अभी। तो द इंडिया वे जो है ये एस जयशंकर का है। उसके बाद वाई भारत मैटर्स ये भी किसका है? तो एस जयशंकर का है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर का है। भारत अफ्रीकी संबंध ये भी किसका है? तो एस जयशंकर का है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन, रंजना बंसल या फिर रंजनी प्रभा या राजेंद्र वर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रीति सूदन। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है ये प्रीति सूदन है, प्रीति सूदन। अब ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है जेम्स वायस, ऑप्शन बी है बीना अग्रवाल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वायस और बीना अग्रवाल यानी कि सी। तो 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से जेम्स वायस और बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया था, जेम्स वायस और बीना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर सवाल है, किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो जल संसाधन पोर्टल, आप सभी को पता होगा जल की खराब स्थिति कहाँ रहती है? तो राजस्थान में, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जल संसाधन पोर्टल राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? सामान्य रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? NaHCO3, NaCl, HCl या फिर CaCl2। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। NaHCO3 का प्रयोग क्या होता है कि ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है जो कि H2SO4, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं, ठीक। जब H2SO4 ये दोनों को क्या आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण, जल और CO2। तो ये सभी आग बुझाने में काम आता है, तो इसलिए NaHCO3 और H2SO पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक समद्वि उत्तल लेंस है, यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी होगी। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक समद्वि उत्तल लेंस है, ठीक। और इसका बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है, ठीक। 2 समान भागों में काटा जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जब ऐसा किया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, देखो ये क्या है? उत्तल लेंस है, तो इसको ऐसे काटने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो जब इसके बीच से काटा जाता है तो इसकी फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, यानी कि 40 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 40। जब इसको ऐसे काटेंगे तो इसकी फोकस दूरी नहीं बदलता है, ठीक। जब उत्तल लेंस को ऐसे काटा जाएगा तो इसकी फोकस दूरी नहीं बदलेगा, लेकिन जब ऐसे काटा जाएगा तो इसकी फोकस दूरी दोगुनी हो जाता है, यानी कि 40 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है उत्पादकों द्वारा, अपघटकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, उपरोक्त में से सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है तो इन सभी के द्वारा होता है, ठीक। इन सभी के, उत्पादकों द्वारा भी, अपघटकों द्वारा भी और उपभोक्ता द्वारा भी, ठीक। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? पूर्वोत्तर भारत में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये गुवाहाटी से किस शहर को जोड़ेगी? ऑप्शन है शिलांग, न्यू जलपाईगुड़ी, दिसपुर या फिर गंगटोक। तो यह जो गुवाहाटी से ये न्यू जलपाईगुड़ी, पूर्वोत्तर भारत में पहली बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलवाई जा रही है, ये गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी, ठीक। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का गठन किस वर्ष हुआ था? 1959 में, 1945 में, 1936 में या फिर 1939 में? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो हुआ था 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। अब पूछता है कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी, ध्यान रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1999, 1973, 1975 और 1972। कछुआ प्रोजेक्ट बताना है कब शुरू किया गया था, तो 1919 में। ठीक, 1999 में कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 1999 में कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 2006, 2005, 2000 या फिर 2010। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुआ था। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ या फिर रॉबिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। अब पूछता है कि एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम क्या है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है। इसका प्रकाशन 1776 में किया गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? शीतोष्ण घास का उदाहरण कौन है? लानोज, पंपाज, कंपोज या सेल्वास। तो शीतोष्ण घास का जो उदाहरण है ये पंपाज है। ठीक, पंपाज एक शीतोष्ण घास का उदाहरण है। पंपाज शीतोष्ण घास का। अब देखिए, पंपाज को अर्जेंटीना में पंपाज कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी तथा यूरोप में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो पंपाज का इन सारी नामों से जाना जाता है। ठीक, कहाँ? अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, उत्तर अमेरिका में प्रेरी और यूरोप में स्टेपी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? किस संस्था का विलय 1886 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? ऑप्शन ए है बम्बई एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो किसका विलय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन का 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम्स चंद्र बनर्जी थे। ठीक, व्योम्स चंद्र बनर्जी थे। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग? ठीक, ये सभी एक वायु द्वारा उत्पन्न चीज़ें हैं, जैसे कि तूफान, टाइफून, भ्रंजन, चक्रवात या फिर टर्नेडो। तो सबसे ज़्यादा वायु वेग किस में होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा वायु वेग जो होता है टॉर्नेडो में होता है। ठीक, टॉर्नेडो में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वायु वेग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी, भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत का सॉलिसिटर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है ये संसद को संबोधित करने का अधिकार है इसको। भारत के महान्यायवादी को, अच्छा यहाँ पर क्या समझना है, गैर संसद सदस्य यानी कि जो महान्यायवादी होता है ये संसद का सदस्य नहीं होता है, तो लेकिन इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। लेकिन जो ये महान्यायवादी होता है इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। मान लो कोई विधेयक आता है संसद में तो उस पर वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। और पूछता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 76। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसी प्रकार महान्यायवादी के जैसा ही हर राज्य में होता है महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता जिसके की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। वो 165 के अंतर्गत आता है। सेम यही काम करते हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? क्वेश्चन समझना है, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए है युद्ध या बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है संवैधानिक भंग और ऑप्शन डी है वित्तीय संकट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध या बाहरी आक्रमण। तो क्या होता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण जो ये 352 में आप लोग जो क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधान है। तीन प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है हम लोग के संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। तो ये 352 के तहत ये जब युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो ये जो है ये झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में एशिया का बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड, श्रीनगर, दिल्ली या फिर जयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक, ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है। ठीक, चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है? स्व प्रतिरोधी बीमारी है परनीसियस एनीमिया, मिस्थीनिया ग्रेविस, SCID या फिर एल्बिनिज्म? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SCID। SCID क्या है कि स्व प्रतिरोधी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है? धारा मापी में, विभव मापी में, अमीटर में या फिर वोल्टमीटर में? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है विभव मापी में किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का प्रयोग विभव मापी में किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो वोल्टमीटर। ठीक, सॉरी अमीटर। और विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:2, 2:2, 2p6 और 3:2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ऐसे होता है। 1:2, 2:2, इधर 2p6 और 3:2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। ठीक, धातु, ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई भी धातु का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके साथ सहजीवी है? लाइकेन किसके साथ सहजीवी है? शैवाल और बैरोफाइटा, अधिपादप और अंतःपादप, शैवाल और कवक, मॉस और कवक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। ठीक, शैवाल और कवक के साथ क्या है कि लाइकेन सहजीवी है। शैवाल और कवक के साथ लाइकेन सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को क्या नाम है? डक्कन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल या फिर अल्बर्टा पास? इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा पास। ठीक, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले को एलिफेंटा पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च से मई में या फिर अक्टूबर नवंबर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक, कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब किया गया था? तो 1949 में, 1966 में, 1975 में या फिर 1969 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक, पहली बार 1949 में, उसके बाद 1966 में, फिर 1991 में। पहली बार 1949, उसके बाद 1966, उसके बाद 1991 में। अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी मुद्रा का वैल्यू कम करना, उसे मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक, रक्त में शर्करा को, इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है कि मधुमेह रोग, जैसे कि हम लोग चीनिया रोग कहते हैं, इसी की कमी से हो जाता है। ठीक, जिससे कि शर्करा यानी कि शुगर पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, आदिल शाह, इब्राहिम शाह सूर्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह के मकबरे का निर्माण शेरशाह द्वारा ही करवा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन्स लाइफ टाउट मी ऑन अनोइंगली किसकी आत्मकथा है? लेसन्स लाइफ टाउट मी अनोइंग किसकी आत्मकथा है? शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, अनुपम खेर या फिर कुमार विश्वास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। ये अनुपम खेर की आत्मकथा है। अब पूछेगा दयानंद सरस्वती की आत्मकथा कौन है? तो जीवन चरित्र दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ठीक, आत्मकथा ये राजेंद्र प्रसाद का आत्मकथा है। पूछेगा कि आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो ये राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 3 मई, 6 मई, 8 मई, 15 मई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला धर्म, सबसे कम लिंगानुपात वाला धर्म कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला धर्म है सिख। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात वाला धर्म सिख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो सरोजिनी नायडू का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का या फिर गांधी जी का? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा था ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक, महात्मा गांधी जी का था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक, और इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पहले विनोबा भावे। कब शुरू किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। ये क्यों शुरू किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, भड़ौच में, अहमदाबाद में या फिर मछलीपट्टनम में? तो जो अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी ये सूरत में की थी। कब की थी? तो ये अपना सूरत में प्रथम फैक्ट्री 1608 में स्थापित किया था। ठीक, अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित किया था। उसके बाद ये लोग 1633 में पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा के हरिपुर में क्या किए थे कि अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। 1633 में कहाँ पर? तो उड़ीसा में। 1633 में उड़ीसा में वो लोग मछलीपट्टनम में 1611 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक, उसके बाद बंगाल में 1651 में अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री बंगाल में 1651 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा है? केंद्र सरकार के द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा है? 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी का पहल शुभारंभ किया है? जल संचय जन भागीदारी का पहल कहाँ शुरू किया है? पटना, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक, कहाँ शुरू किया है? तो सूरत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया।
तो अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, अधिवृक्क। तो जो पोन्स है ये मानव के मस्तिष्क भाग का अंग का भाग है। पोन्स मानव के मस्तिष्क अंग का भाग है। यह जो हम लोग श्वास लेते हैं उसका नियंत्रण करता है। उसके बाद नींद, हम लोग का नींद का नियंत्रण यही पोन्स ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? करशिका, स्तन ग्रंथि, यकृत या फिर श्वेत ग्रंथि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? मनुष्य में भोजन पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? मुंह, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, आहार नाली छोटी आंत और आहार नली बड़ी आंत। तो भोजन की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो जाती है? तो आप सभी को पता होगा, मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से शुरू हो जाता है और ख़त्म कहाँ होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। शुरू होता है मुंह से और पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। वो किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है? तो ये कुकुर खांसी, टिटनेस और डिफ्थीरिया। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिफ्थीरिया। ये DPT जो है ये 3 रोगों को के लिए लगाया जाता है। ठीक, ये टीका है, DPT का टीका कुकुर खांसी, टिटनेस और डिफ्थीरिया के लिए लगाया जाता है। अब पूछता है कि कुकुर खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो कुकुर खांसी है ये हीमोफिलस परटूमिस नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो होता है ये कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। और जो तपेदिक होता है ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व? किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है समुद्र जल की सबसे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, उसका देशांतर, समुद्र तट के से उसकी दूरी और उसका क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। ठीक, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो उसे क्या कहा जाता है? ठीक, भूपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको होस्ट कहा जाता है। ठीक, होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है? ऑर्गेनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड को ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है। ठीक, नॉर्मन डी बोरलो को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? मालदीव की, श्रीलंका की, म्यांमार की या भूटान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का गोलघर की स्थापना किसने की? पटना का गोलघर की स्थापना किसने की? जॉन गस्टिन, विलियम टेलर, बेकहम या विलियम फ्रैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गस्टिन। ठीक, जॉन गस्टिन ने पटना गोलघर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी? वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? राजधानी एक्सप्रेस के शुभारंभ, इसरो का गठन, मानव का चंद्रमा पर पहुंचना या NCERT का गठन? तो जो 69 में इन सारी घटना में NCERT की घटना मतलब कि NCERT का गठन इस वर्ष नहीं हुआ था। NCERT का गठन जो हुआ था ये 1961 में हुआ था। NCERT का गठन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। बाकी सभी, इसरो का गठन 1969 में, मानव पर प्रथम बार चंद्रमा पर पहुंचाना 1969 में और राजधानी एक्सप्रेस भी 1969 में ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? कृष्णा, चंबल, नर्मदा, ताप्ती। तो कौन नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक, चंबल नदी जो है ये उत्तर दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? जार्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर लोहा। तो जो मोनोजाइट है ये थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर रहेगा राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अच्छा, फंड पेंटिंग क्या राजस्थान की है? सौरा पेंटिंग क्या उड़ीसा की है? गुलेर पेंटिंग क्या कर्नाटक की है? या बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है? तो इसमें से गलत कौन है ये बताना है। इसमें से जो गलत है ये गुलेर पेंटिंग जो है ये कर्नाटक की नहीं है। गुलेर पेंटिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है। गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है। बाकी सभी फंड पेंटिंग राजस्थान की है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा की है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। तो बाघ आप लोग ये जो सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे बाघ पेंटिंग तो याद ही हो जाएगा। फड़ पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग उड़ीसा और गुलेर पेंटिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972, 1985, 1992 या फिर 1973? तो ये 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता था? अमित पंघाल, असु मलिक, अलका तोमर या फिर ज्योति बेरवाल। तो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन महिला रेसलर स्वर्ण पदक जीती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति बेरवाल। ज्योति बेरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ $8.5 मिलियन का विलय किया था? अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ $8.5 बिलियन का विलय किया था? अमेजन, फेसबुक, डिज्नी या फिर यूट्यूब? इसका सही आंसर हो जाएगा डिज्नी के साथ। ठीक, डिज्नी के साथ क्या किया था कि $8.5 का विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 33वें सरस्वती सम्मान से जो प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया था उनकी किस काव्य कृति के लिए? सूर्या, वामसम, यादें यादें और यादें, रौद्र सात्विकम या फिर फायर वर्ड? फायर वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? हार्मोन्स, किण्वन, श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिका क्या करता है कि संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है? तो जे के आकार की इनमें से कौन पाचन अंग की क्या होती है कि आकार होता है? यकृत, अमाशय, मुंह या फिर आँख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय जो होता है जे के आकार का होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एक एंजाइम है जो शर्करा का पाचन करता है। ऑप्शन इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह एक हार्मोन है जो कि शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। ठीक, क्या करता है? शर्करा को उपापचय में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ
रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या फिर जल अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु श्वसन। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु श्वसन ही ना होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों से विभेदित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों से विभेदित नहीं किया जाता है? देवदार, मर्सिलिया, मरनांग या फिर करा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करा। सही आंसर क्या हो जाएगा? करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक, ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम सिख राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से पूछ है कौन उपधातु है? आयोडीन, कार्बन, तांबा, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम उपधातु है। ये क्या है? अधातु है। अधातु है, ये धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? विष्टि का प्रयोग गुप्त काल में किसके लिए? व्यापारी कर, धार्मिक अनुष्ठान, बेगार या जबरन श्रम, सैन्य अधिकारियों के पद। तो ये बेगार या जबरन श्रम के लिए विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 69वां संविधान संशोधन। ठीक, 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? इसका उल्लेख संविधान में है, यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसे लाने के लिए 100 सदस्य के समर्थन चाहिए। ऑप्शन डी है, यह राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन संसदीय समिति करती है? प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति या विशेषाधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का जो जांच रिपोर्ट की जांच करती है वो लोक लेखा समिति, सीएजी अनुच्छेद 148। ठीक, सीएजी का प्रधान है अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? पृथ्वी वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इसका सही हो जाएगा आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल, पृथ्वी के जो ये रेडियो तरंग को परावर्तित करती है ये आयन मंडल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है? कौन सी धारा जलधारा हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पेरू धारा। ठीक, पेरू धारा हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है, हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा, वेग बताना है। हाँ, वेग दोगुनी कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो ये 4 गुना हो जाता है। ठीक, 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक, तो हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब आप लोग अपना स्कोर क्वेश्चन कमेंट में बता दीजिए। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना रिवीजन करके कल आइएगा।